हेलो नमस्कार साथियों, आज बेटा लेके आ गया हूँ 3 नंबर के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 चैप्टर से रहने वाले हैं, यानी कि 3 वर्ग और बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इससे पहले बेटा मैंने 3 और 8 नंबर के स्पेशल क्वेश्चंस को मेंशन कर दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मेंशन कर दिया है जो पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर में से रहने वाले हैं। जाके बेटा पहले उस वीडियो को देख लो ताकि आपको उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, और इस वीडियो को भी पूरा देख लो बिना स्किप किए, ताकि बेटा एक भी नंबर आपका हिस्ट्री के पेपर में कट ना हो। तो चलो जल्दी से शुरू कर देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलो बेटा सबसे पहले शुरू कर देते हैं हम 3 वर्ग से। 3 वर्ग कौन सा है बेटा? 3 ऑर्डर। 3 ऑर्डर से अगर हम क्वेश्चंस को देखना शुरू करें तो सबसे पहले आएगा बेटा, तीनों में से कोई सा भी एक वर्ग पूछ लेगा, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग या तीसरा वर्ग। तीसरे वर्ग में कौन आते हैं बेटा? किसान। किसान 2 तरीके के हैं, बंधक और स्वतंत्र। बेसिकली जब आप पादरी वर्ग को पढ़ने की कोशिश करोगे तो बेटा पादरी वर्ग में आप देखोगे क्या, अगर हम पादरी वर्ग को देखें बेटा तो पादरी वर्ग को यहाँ पे अगर हम ले आए, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्या, पादरी वर्ग। क्या लिख दे रहा हूँ बच्चे? पादरी वर्ग। पादरी कौन है बेटा? ये बेसिकली जो चर्च के हेड होते थे। कौन होते हैं? चर्च के हेड, जिन्हें क्या कहते हैं? पोप के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा, जिन्हें आप फादर कहते हो ना, वही पोप के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है कि बेसिकली कैसे उनका समाज पर नियंत्रण रहता था, ठीक है, और किस तरीके से वो पूरे समाज को कंट्रोल करते थे। उन्हें बड़ी बड़ी ज़मीनें देते थे। कौन देते थे? राजाओं द्वारा दी जाती थी। वो उन ज़मीनों से टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे और किसान जाके उनकी ज़मीनों पर खेती भी करते थे। ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़ लेनी है। एक बार जाके आप पादरी वर्ग को पढ़ लेना। फिर अभिजात वर्ग के बारे में आएगा। अभिजात वर्ग बेटा ये नोबेल ग्रुप है। कौन सा है? नोबेल ग्रुप, ठीक है। इसमें जो लॉर्ड होते थे वो आते हैं। कौन होते थे? लॉर्ड। इसमें बेसिकली सामंती व्यवस्था जब आप पढ़ोगे, सामंतवाद, तो उसमें आप पढ़ोगे कि जो राजा होता था, राजा क्या करता था? जमीन का एक टुकड़ा, क्या करता था? जमीन का एक टुकड़ा किसको दे देता था? लॉर्ड को दे देता था। लॉर्ड का काम क्या होता था बेटा? यहाँ से टैक्स कलेक्ट करना, और टैक्स कलेक्ट करके किसको देना? राजा तक पहुँचाना। समझे? एक वैसेलेज बता थे, आपस में तीनों जुड़े हुए थे, यानी कि राजा से जुड़े हुए थे कौन? लॉर्ड। लॉर्ड से जुड़े हुए कौन थे बेटा? किसान। क्लियर हुई बात? अब ये अपनी एक खास हैसियत रखते थे। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, समाज में कौन कौन से तत्व अभिजात वर्ग को एक शक्तिशाली प्रस्तुत करते थे। शक्तिशाली प्रस्तुत करने के लिए बेटा इन पे पावर थी कि अपना न्यायालय लगा सकते थे, ठीक है, अपनी मुद्रा जारी कर सकते थे, अपने लिए कानून बना सकते थे, ठीक है। ये इनकी पावर को दिखाता है। और इनका ज़मीनों पर सीधा नियंत्रण होता था। और इनकी भी जो ज़मीनें होती थी बेटा, उन पर भी खेती कौन करते थे? उन पर भी खेती किसान ही किया करते थे। आगे बात समझ। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो इन्हें क्या बना देती थी? अभिजात वर्ग को एक मेन वर्ग के रूप में शामिल कर देती थी। फिर आते हैं मेनर की जागीर। मेनर की जागीर पर किसका हक होता था बेटा? लॉर्ड का। लॉर्ड का जो मकान होता है, लॉर्ड का जो घर होता है, उसी को मेनर कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चे? मेनर कहा जाता था, ठीक है। याद रखना, वो जो मेनर होता था बेटा, मेनर पे बेसिकली क्या रहता था? मेनर में हर एक वो चीज़ अवेलेबल रहती थी जो डेली लाइफ को फुलफिल करती हो। जैसे कि मेनर में ही लॉर्ड की चक्कियाँ होती थी, मेनर में लॉर्ड की दारू की फैक्ट्री होती थी, जिसे वाइन की फैक्ट्री लिखा होगा, ठीक है। उधर ही बेसिकली उसके लिए जंगल भी होते थे जहाँ पे वो जाके शिकार वगैरह भी करता था। आगे बात समझ। मेनर के अंदर बेटा कई सारे घर आते थे, जैसे कि कुछ कुछ मेनर के अंदर 12 दर्जन परिवार होते थे, और कुछ कुछ मेनर के अंदर 100 से भी ज़्यादा परिवार होते थे। ये लॉर्ड की ताकत पर डिपेंड करता था। फिर उसके बाद बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, नाइट वर्ग स्टार कर लो, ठीक है। क्या कर लो बेटा? स्टार कर लो। किसे? नाइट वर्ग को। नाइट ग्रुप का क्वेश्चन पेपर में आएगा। अब नाइट क्या है बेटा? देखो धीरे धीरे क्या होने लगा? युद्ध बढ़ने लगे। क्या होने लगे? युद्ध बढ़ने लगे। अब जैसे जैसे बेटा युद्धों की संख्या बढ़ती चली गई, तो युद्धों की संख्या बढ़ने के साथ साथ ज़रूरत पड़ने लगी किसकी? ज़रूरत पड़ने लगी एक सीखे सिखाए सैनिकों की। यानी कि बेसिकली अब जो नौसिखिया या जो मैं बात करूं किसान थे, वो काफ़ी नहीं रह गए, क्योंकि अब युद्ध होते थे तो युद्ध में कोई एक परफेक्ट चाहिए ना। इसलिए एक सेना बनाई गई जो अश्व सेना थी। क्या थी? अश्व सेना। उसी को क्या कहा गया? नाइट। नाइट क्या होता था? बेसिकली जो लॉर्ड होता था, लॉर्ड क्या देता था? नाइट को एक भूमि का टुकड़ा देता था जिसे फीफ कहते थे। क्या कहते थे बेटा? फीफ। अब वो उसी भूमि के टुकड़े पर क्या क्या करते थे? उसी भूमि के टुकड़े पर खेती करते थे, उसी में प्रैक्टिस भी करते थे हथियार वगैरह की, ठीक है। और उधर रह के बेटा वो लॉर्ड के प्रति वफादार रहते थे।
सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी अपने लॉर्ड को लेकर होती थी, लेकिन वो दूसरे लॉर्ड की भी मदद कर सकते थे। ऐसे युद्ध के समय अपने लॉर्ड से परमिशन लेकर दूसरे लॉर्ड की भी हेल्प कर सकते थे। डेली बेसिस पे वो अपनी प्रैक्टिस करते थे फेंसिंग वगैरह बनाने की, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते थे कि डेली बेसिस पे लंबी प्रैक्टिस होती रहे, और साल में एक बार अपने लॉर्ड को जाके गिफ्ट वगैरह भी देते थे ताकि उनकी वो उनके सामने एक रेपुटेशन बनी रहे। फिर आता है बेटा भिक्षु। भिक्षु ईसाइयों का एक ऐसा ग्रुप है, बेसिकली ये भी अगर मैं बात करूँ तो ईसाई धर्म के प्रचारक ही हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने ईसाइयों की तरह मतलब जो पॉप होते हैं पॉप की तरह एक जगह पे रहना पसंद ना करके क्या किया, ये घूम घूम कर मतलब एक जगह पे ना एकांत जीवन बसाते थे। बेसिकली क्या करते थे, एकांत जीवन बसाते थे, और एकांत जीवन में मतलब जंगल वगैरह में रहते थे, वो लोगों के साथ मिलकर नहीं रहते थे। आगे बात समझ। उसके बाद आ जाता है बेटा हमारा क्या, उसके बाद और इसी में से बेटा एक और ग्रुप आगे निकलेगा जिसे कहेंगे फ्रायर। क्या कहेंगे, फ्रायर। क्योंकि बेसिकली पहले क्या था, इसमें ओनली भिक्षु शामिल थे, धीरे धीरे भिक्षुणियाँ शामिल होने लगी। जब भिक्षुणियाँ शामिल होने लगी तो बेटा बेसिकली क्या होने लगा, पूरे तरीके से एनवायरनमेंट फैमिली जैसा हो गया, जिस वजह से उन्होंने क्या किया, एक जगह रुकना भी बंद कर दिया। वो घूम घूम के अब ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे। उससे अगले बेटा किन कारकों ने सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित किया, इसमें से किसी एक से जोड़कर पूछेगा, यानी कि पर्यावरण ने कैसे प्रभावित किया, या भूमि के उपयोग ने कैसे प्रभावित किया, या नई कृषि प्रौद्योगिकी ने कैसे किया। कोई सा भी एक क्वेश्चन तीनों में पूछ सकते हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस है पर्यावरण का पूछने की। ठीक है, फिर आ जाता है बेटा चौथा वर्ग। चौथा वर्ग कौन सा है, ये शहरों में रहने वाले लोगों का एक ग्रुप है। ठीक है, जो किसान बेसिकली पहले गुलाम थे, वो 365 या प्लस एक दिन, 365 से एक दिन ज़्यादा यानी एक साल एक दिन बाहर रहने में सक्सेस हो जाते थे तो वो स्वतंत्र हो जाते थे। अब शहरों में क्या हो रहा था बेटा, व्यापार वगैरह बढ़ रहा था। अब व्यापार के बढ़ने के साथ साथ बेटा काफ़ी सारे लोग भी मतलब कि जैसे जैसे व्यापार बढ़ता जा रहा था तो नोटरी की ज़रूरत पड़ रही थी, कानून की ज़रूरत पड़ रही थी, वकीलों की ज़रूरत पड़ रही थी। इसी के साथ एक नया वर्ग का उदय हुआ जो था चौथा वर्ग। फिर कैथीड्रल नगर बेटा मेन है, ये बड़े चर्च को कहते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े चर्चों का निर्माण हुआ, पहले बेसिकली जितने भी मर्चेंट थे, मर्चेंट का मतलब क्या होता है बेटा, मर्चेंट का मतलब जितने बड़े बड़े व्यापारी थे वो दान वगैरह देते थे चर्च को, तो उस दान के पैसे से क्या किया जाता था बेटा, बड़े स्तर पर बेसिकली चर्चों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, ये कैथीड्रल चर्च भी ऐसे ही है बेटा। कैथीड्रल चर्च को बनने में कई लंबा समय लगा है। ठीक है, उसके साथ साथ इसे इस तरीके से अभिरंजित कांच से मतलब सजाया गया है कि सुबह तो रोशनी अंदर तक जाती थी और रात को उधर मोमबत्तियाँ चमकती हुई बड़ी प्यारी लगती थी। क्लियर हुई बात। फिर 14th सेंचुरी क्राइसिस, इसमें बेटा एक पर्यावरण की दिक्कत आएगी और एक ब्यूबोनिक प्लेग आएगा जिसमें कि चूहों की एक बीमारी थी। ठीक है, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते थे, चूहों के द्वारा फैली थी, जैसे कि हमारे यहाँ पे कोविड-19 फैले ना, ऐसी ही एक बीमारी थी। क्लियर। फिर आएगा राजनीतिक परिवर्तन, तो नए नए राजा उभर के आने लगे, उन्होंने सेना को बदल दिया, सेना में मतलब न्यू न्यू इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए। ये सारे राजनीतिक परिवर्तनों में आ जाएंगे। आप एक बार स्टडी कर लेना, ना समझ आए तो बच्चे मुझसे पूछ लेना। कई बच्चों ने मुझसे पूछा भी और मैंने उन्हें आंसर भी दिया है। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, किसी बच्चे को कोई डाउट आए तो क्लियर करके पूछ लेना। 393। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बेटा हमारा अगले चैप्टर में से, यानी कि बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इसमें से बेटा इटली का पुनरुत्थान पूछ सकते हैं, यानी कि इटली पहले जैसा कि आप दिख रहे हैं वैसा नहीं था। ये क्या था, छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, 7 छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक है, लेकिन फिर बेसिकली मंगोल और चीन का व्यापार होना शुरू किया, उन्होंने सिल्क रूट का इस्तेमाल किया, तो वहाँ से बीच में इटली महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। ऐसे ही बेटा इस्लाम का उदय हो रहा था और बाइजेंटाइन से व्यापार हो रहा था, बीच में इससे उसके पोर्ट वगैरह पुनर्जीवित होने लगे, जिससे कि इटली का पुनरुत्थान हो गया। अगला है बेटा विज्ञान और दर्शन में अरबियों का योगदान। अरबियों के योगदान का मतलब क्या, जो अरब के लोग थे उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया विज्ञान और दर्शन को जानने में। इन्होंने बेसिकली बेटा जो पारसी और जो हिंदी के ग्रंथ थे उन्हें ट्रांसलेट किया, कौन सी लैंग्वेज में, अरबी में। क्लियर हुई बात। और एक ज्ञान के नई खोज की ओर बढ़ने लगे और अरब में भी इस ज्ञान का विस्तार होने लगा। आ गई बात समझ। और बेटा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, दो जो नीचे लिखे हैं मैंने, एक तो प्रथम मुद्रित पुस्तक कौन सी थी, तो बाइबल। ठीक है, जो गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई थी। ठीक है, इसकी 150 प्रतियां छापी गई थी। फिर पूछते हैं मुद्रण के लाभ क्या क्या हुए। लाभ मतलब फायदे। जब से प्रिंटिंग शुरू हो गया तो प्रिंटिंग के क्या क्या फायदे हुए, तो प्रिंटिंग के फायदों में बच्चा ये था कि लोग पहले से ज़्यादा पढ़ने लगे, अब एकांत में पढ़ाई होने लगी। ठीक है, उसके साथ साथ कई सारे ऐसे
चीज़ें सामने आने लगी जो पहले कर पाना मुश्किल था। पहले बच्चे टीचर्स के सिलेबस पे डिपेंड रहते थे, लेकिन अब वो सिलेबस से कुछ आगे बढ़ने लग गए। क्लियर हो गई बात। उसके बाद है बेटा महिलाओं से संबंधित, तो इसमें 2 महिलाओं का नाम लिखोगे। वैसे तो बताओगे महिलाओं की स्थिति कोई खासा बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ महिलाओं के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कसांद्रा फैदले का एग्जाम्पल दे रखा है और इसाबिला दी मंटुआ की माचिस है, इसाबिला दी इस्ते का एग्जाम्पल है। ये दोनों एग्जाम्पल को मेंशन करके आप बताओगे। फिर ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद हो जाता है। इधर से ईसाई धर्म 2 भागों में बटा है बेटा, एक था प्रोटेस्टेंट, एक था कैथोलिक। कैथोलिक कौन सा था? जो पुराने तरीके से इस्लाम क्रिश्चियनिटी को मानते थे, और दूसरा था प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट के हिसाब से नए तरीके से। ठीक है, इनका मानना था कि जो गॉड है, गॉड से मिलने के लिए किसी भी पादरी या पास्टर की जरूरत नहीं है, व्यक्ति अपने प्रयासों द्वारा गॉड को प्राप्त कर सकता है। इनका मानना था कि चर्च एक लूट खसोट करने वाली एक एजेंसी बन के रह गई है, और उसका सबसे बड़ा तरीका अपना रखा है उन्होंने। क्या बेटा? सबसे बड़ा तरीका अपना रखा है पाप स्वीकृति पत्र। बेसिकली चर्च में एक पत्र आपको सेल आउट किया जाता था, जिसमें बोला जाता था इसमें आप अपने सारे सिन लिख दो, सिन मतलब पाप, और उसे एक बॉक्स रखा हो जाता है, उसमें डाल दो, आपके सारे पाप गॉड स्वीकार कर लेंगे, गॉड सारे पापों को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर मार्टिन लूथर आए। मार्टिन लूथर ने कई सारी चीज़ें बताई, ठीक है, और एक नए तरीके से धर्म की शुरुआत की, जिसे प्रोटेस्टेंट सुधारवाद कहा गया। क्लियर। फिर उसके बाद आ जाता है बेटा कोपरनिकस क्रांति। कोपरनिकस क्रांति वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बच्चे याद कर लेना, क्योंकि देखो ईसाई धर्म की पहले मान्यता क्या थी? पृथ्वी ना बीचों बीच है और बाकी सारे ग्रह सूर्य समेत पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। उनका मानना था पृथ्वी के बीचों बीच होने का रीजन क्या है? कि पृथ्वी पाप से भरी हुई है, यानी कि पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा सिंस है। ठीक है, तो पृथ्वी पाप से भरी हुई है, इस वजह से वो एक जगह पे स्थिर है, मूवमेंट नहीं है। बाद में कोपरनिकस ने प्रूव किया पृथ्वी सूर्य के नहीं बल्कि सूर्य पृथ्वी के नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है। लेकिन आप वो थे एक बड़े मतलब पक्के क्रिश्चियन, तो उन्हें डर था कि अगर मैं ये चीज़ बताऊंगा सबको तो सब मुझे मार डालेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु शैया के समय अपने शिष्य को अपनी बुक सौंपी। उसके बाद वो प्रचलित हुआ उनका, और ये चीज़ प्रूफ हुई कि पृथ्वी बल्कि स्थिर नहीं है बल्कि वो मूवमेंट में है। फिर ऐसे ही इसमें गैलीलियो गैलीली, फिर न्यूटन, ये सब मिला के बेटा साइंटिफिक रिवॉल्यूशन बन जाता है, यानी कि वैज्ञानिक क्रांति बन जाता है। आई होप बेटा इसके आंसर समझ आ गए होंगे। अगर क्लियर हो गए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और MCQ क्वेश्चंस का वेट करो। जय हिंद, जय भारत।